हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज एसए 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है? हाँ, चलो एक बार स्टैंडर्ड शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात मैं बता देती हूँ। ये जो पीडीएफ है जिसको मैं यूज कर रही हूँ, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। मैंने वहाँ पे इसको अपलोड कर दिया है गूगल ड्राइव लिंक में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है। और अगर आप वीडियो को बिना लाइक करे देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो एंड तक देखने के बाद अच्छी लगे तो एक वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके जाना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं। अब क्या बोल रहा है ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी पे, पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। तो क्या कंपनी एक सारे लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, उसे चेक करने का काम ऑडिटर का होता है। तो इसमें हमें बेसिकली यही देखना है कि जो भी एक एंटिटी पे लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई हुए हैं, कंपनी ने उनसे कंप्लाई करा है या नहीं करा है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। अब मैं लॉज़ एंड रेगुलेशंस की भी बात करूँ तो लॉज़ एंड रेगुलेशंस भी 2 तरह के होते हैं। एक तो जिनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो कंपनी पे और दूसरा जिनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं हो बट जिनका मटीरियल इफ़ेक्ट हो। डायरेक्ट इफ़ेक्ट कैसे? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट्स हैं, डिस्क्लोज़र्स हैं, उन्हें डायरेक्टली इफ़ेक्ट करे, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कंपनीज़ एक्ट हो गया। बट जैसे अगर मैं नॉट डायरेक्ट इफ़ेक्ट में बात करूँ तो लेबर लॉ हो गया, पॉल्यूशन एक्ट हो गया, इनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो अमाउंट्स होते हैं, डिस्क्लोज़र्स होते हैं। तो इस तरह से अपने 2 लॉज़ एंड रेगुलेशंस होते हैं। The provisions of some laws and regulations have a direct effect on financial statements in that they determine the reported amounts or disclosures in entities' financial statements. Other laws and regulations are to be complied with by management or set the provisions under which the entity is allowed to conduct its business but do not have a direct effect. आगे ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो अपने लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं इनसे अगर अपन ने कोई भी नॉन कंप्लायंस किया है तो उस केस में अपन पे फाइन भी आ सकता है, लिटिगेशन यानी कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है और कोई अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। अब क्या बता रही हूँ मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में क्या ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे उस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको 2 तरह के लॉज़ एंड रेगुलेशन बताए, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट एंड दूसरा नो डायरेक्ट इफेक्ट। तो अगर डायरेक्ट इफेक्ट है तो उस केस में अपन को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने होंगे, देखना होगा कि प्रॉपर्ली कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। और अगर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो उस केस में अपन को कुछ स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस की। जो स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स है, इंक्वायरी और इंस्पेक्टिंग होता है, ये अपन आगे एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक मैंने क्या बताया, अगर डायरेक्ट इफेक्ट है तो अपन को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं। और अगर सॉरी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो उस केस में अपन को स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। और फिर इन दोनों को परफॉर्म करने के बाद जो भी इंस्टेंसेस अपने सामने निकल के आएंगे उसके लिए अपन को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना होगा। रिस्पॉन्ड क्या करना होगा? अपन को रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना हो सकता है, रिपोर्टिंग करनी हो सकती है अपनी ऑडिट ओपिनियन में, तो अकॉर्डिंगली अपन को ये करना होगा। आगे आ गया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। देखो, ऑडिटर की जिम्मेदारी हमेशा ये होती है कि वो चेक करे कि कंपनी ने कंप्लाई किया है नहीं किया है। बट एट द फर्स्ट इंस्टेंस कंपनी इन सब में इन सब लॉज एंड रेगुलेशन से उसका नॉन कंप्लायंस हो ही नहीं, यानी प्रिवेंट करना। और अगर फिर भी हो जाता है फिर उसको रेक्टिफाई करना, ये दोनों प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की होती है। यानी क्या है यहाँ पे, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट विद ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। यहाँ से पढ़ लेते हैं, responsibility of management with oversight of TCWG to ensure that entities operations are conducted in accordance with laws and regulations। ठीक है, अब यहाँ से भी देख लेते हैं, it is a responsibility of management with oversight of TCWG to ensure that entities operations are conducted in accordance with provisions of laws and regulations, including compliance with provisions of laws and regulations that determine the reported amounts and disclosures in an entity's financial statements। reported amounts and disclosures वाला कौन सा मैंने बताया, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। फिर आगे बात आती है अपनी कि अपन को अगर ये इंश्योर करना है कि कोई भी इस तरह के नॉन कंप्लायंस नहीं हो, यानी मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी वांट्स टू प्रिवेंट द कंपनी और एंड इन केस ऑफ एनी डिटेक्शन वांट टू रेक्टिफाई इट, तो उस केस में अपने पास कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो उसके कुछ एग्जांपल्स अपन को यहाँ पे गिवन है, मैंने इसे अपने क्रोनोलॉजी में आप लोग को एक बार अरेंज करके दिए हैं। जैसे सबसे पहले अपन को ये मॉनिटर करना होगा कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है कंपनी के ऊपर, कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, तो उसको मॉनिटर करो। फिर अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से एप्लीकेबल है, तो उस केस में हम किसी लीगल एडवाइजर को एंगेज कर सकते हैं कि आप हमें बता दो कि कौन कौन से एप्लीकेबल, हमारी हेल्प करा दो। तो यही लिखा है, एंगेजिंग लीगल एडवाइजर्स टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हमें एक
कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना होगा। देखो किसी भी कंपनी को प्रॉपर्ली कंप्लाइंट फॉर्म में चलाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक एथिक्स होने चाहिए। तो वही को उसी चीज़ को अपन को डेवलप करना होगा ताकि हम प्रॉपर्ली कंपनी को रन कर सकें विद कंप्लायंस। ये डेवलप करना होगा कोड ऑफ कंडक्ट, फिर हमें इंश्योर करना होगा जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड हो ताकि वो इस कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपर्ली समझ सके और उसके अकॉर्डिंग कंप्लाई कर सकें। फिर भी अगर अपन ने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कर दिया, फिर भी अगर वो कोई नॉन कंप्लायंस कर देते हैं, तो अपन को फिर मॉनिटर करना होगा कि इस तरह के कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहे, और अगर नॉन कंप्लायंस हो रहे तो उसमें अकॉर्डिंगली हमें पनिशमेंट भी एम्प्लॉइज़ को देना होगा। ठीक है? तो अब ये 3 भी पॉइंट क्या हो गए? पहले तो डेवलप करो कोड ऑफ कंडक्ट, फिर एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करो, उसके बाद मॉनिटर करो, मॉनिटर में पता चलता है कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर पनिशमेंट दो। अब ये 2 पॉइंट्स और आते हैं कि अपन को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा सिग्निफिकेंट लॉज़ एंड रेगुलेशंस का। जनरली कंपनीज़ ये करती है कि फॉर सपोज़ उनके मंथली कंप्लायंसेस क्या है, क्वार्टरली कंप्लायंसेस क्या है, उसे प्रॉपर्ली लिख के एक चार्ट बना लेती है, रजिस्टर बना लेती है, जिसमें फिर वो आगे टिक करती रहती है कि ओके मैंने जनवरी मंथ के कंप्लायंसेस कर ली, फरवरी मंथ के कंप्लायंसेस कर लिए। तो इस तरह से आपको एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा। उसके बाद क्या बोला, इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। प्रॉपर्ली कंपनी को कंप्लायंट फॉर्म में चलाने के लिए आपके पास ऑपरेटिंग कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए। तो वो प्रॉपर्ली आपको डेवलप करने होंगे, इफेक्टिव फॉर्म में लाने होंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो इस तरह से आप इन 7 पॉइंट्स को 4 ब्रेकअप से पढ़ सकते हो। सबसे पहला तो मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड देन फॉर इट एंगेजिंग लीगल एडवाइजर्स, एंड देन डेवलपिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, ensuring employees are trained, and then monitoring compliance with code of conduct. And उसके बाद maintaining register of significant laws and regulations and instituting and operating appropriate system of internal controls. यही यहाँ पे points लिखे हुए, मैंने सारे जितने भी अपने keywords है उसमें लिख दिए हैं, एंड मैंने यहाँ पे भी मार्किंग कर दी है कि आपको कितना पॉइंट लर्न करने से आपको अच्छे मार्क्स, एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आया होगा। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट की और टीसीडब्ल्यूजी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब अपन पढ़ लेते हैं कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उन्हें ये चेक करना है कि कंपनी ने सारे लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करा है या नहीं किया है। बट एक चीज़ है जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की में पढ़ी थी, कि उनको प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन दोनों देखना है कि ये कंपनी में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब उन्हें लॉज एंड रेगुलेशन से प्रिवेंट भी करना है, और अगर डिटेक्ट हो जाता है तो प्रॉपर्ली उससे रिस्पॉन्ड भी करना है। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ऑडिटर की नहीं हो सकती। ऑडिटर सिर्फ ये चेक करेगा कि उन्होंने लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करा है या नहीं किया है। ऊपर से अपन ये भी नहीं सोच सकते कि एक ऑडिटर दुनिया में जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन एक कंपनी पे एप्लीकेबल है वो सबको ही एक बार चेक कर लो, उससे सबके ही पता चल जाए कि कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। हम हमेशा बोलते हैं कि हम रीजनेबल अश्योरेंस पर आपको देंगे कि टू द एक्सटेंट कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, बट हम 100% नहीं बोल सकते कि भाई सब कुछ हमारे चेक करने के बाद एकदम कंपनी बढ़िया चल रही है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि आप ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन है उनसे हमने सबसे कंप्लायंस चेक किया होगा। जो भी मेजर अमाउंट्स, जैसे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, हम उनको ज़्यादा चेक करते हैं। तो उनके लिए हम चेक करेंगे कि वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे जो ऑपरेशनल लॉज हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, हम उनके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि कंपनी उनसे कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लायंस एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस विद all laws and regulations. The auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement. वही बात है, हम रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम एरर है, फ्री फ्रॉम एनी नॉन कंप्लायंस है। Owing to the inherent limitations of an audit, there is unavoidable risk that some material misstatement in the financial statements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with SAs. क्या बोल रहे हैं, अपन ने इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि inherent limitations होते हैं ऑडिटर के कुछ, जैसे कि उन्हें टाइम कॉन्स्टेंट होता है, कॉस्ट एंड टाइम बेनिफिट उन्हें देखना होता है। ऊपर से अपन ने एक चीज और पढ़ा होगा, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। मतलब अपन प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बस अपन जितना डेटा कंपनी प्रोवाइड करा देती है उससे हम चेक करते हैं। तो ऐसे जो अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं उस वजह से अपन कभी भी 100% नहीं कह सकते कि सब कुछ एकदम सही है। हमारे हमेशा ये एक रिस्क रहता है ये कि हमसे कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, हमने उन्हें डिटेक्ट नहीं किया होगा, और माइट भी उसमें नॉन कंप्लायंस होगा। Owing to inherent limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatements in the financial statements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with standards on auditing.
ठीक है? अब अपन ये जो इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात कर रहे थे, इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है कंपनी पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ऑडिटर की लायबिलिटी पे, टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब होता है ना यार, ये जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ये ऑडिटर को कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती है। और अब ये जो अपने ऐसे 250 है, इसके रिगार्डिंग में अपने क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसे अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो देयर आर मेनी लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग प्रिंसिपली to operating aspects of an entity that typically do not affect the financial statements and are not captured by the entity's information system relevant to financial report. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे ऑपरेशन लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे रेरा हो गया, लेबर लॉ हो गया, ड्रग्स एक्ट हो गया, जो कि कंपनी को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते हैं, बट हाँ उसकी जो फंक्शनिंग होती है, ऑपरेशंस होते हैं, उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और ये बात भी इसमें लिखी गई है कि इन लॉज का जो एंटिटी का इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं, जिससे वो अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। जैसे कि यू नो क्या क्या कह सकते हैं अपन, सैप हो गया, टैली हो गया, या फिर बिजी हो गया, ओरेकल हो गया। ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, ये सब ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस को ट्रैक नहीं करते, बिकॉज वो एंटिटी के डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहे होते। जब तक कोई नॉन कंप्लायंस करके कोई बड़ी पेनल्टी नहीं निकल जाएगी और उसका प्रोविजन नहीं बनेगा, तब तक ये डायरेक्ट उसे इम्पैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो इसी केस में क्या लिखा गया है कि ऐसे ऑपरेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, और ना ही वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एंटिटी के द्वारा, ना ही वो उन्हें रिकॉग्नाइज करे जाते हैं। तो ऐसे केसेस तो बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, ऑडिटर उन सबको नहीं चेक कर सकते, बिकॉज कॉस्ट एंड टाइम बेनिफिट भी देखना है उसे, और वो वॉच डॉग है, नॉट अ ब्लड हाउंड। तो ऐसे ही केस में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि हमसे कुछ नॉन कंप्लायंस छूट जाए और कंपनी पे बाद में बड़ी पेनल्टी आ जाए। There are many laws and regulations relating to operating aspects of an entity that typically do not affect the financial statements. आगे क्या है? नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसीडर सच एज कल्यूजन, फोर्जरी। मतलब ये नॉन कंप्लायंस करा गया बट फ्रॉडुलेंट नेचर से किया गया। फ्रॉडुलेंट नेचर मतलब आपने इंटेंशनली ऐसा किया है, यानी कल्यूजन हो सकता है, यानी मिली भगत हो सकती है, फोर्जरी यानी गलत साइन करना, झूठे साइन करना। तो ऐसे केस में अगर ये जानबूझ के किया गया इंटेंशनल एक्ट, और ऐसे है कि मिली भगत हो रही है, गलत साइन हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ऑडिटर इतना ज़्यादा होता है ना, इन्वेस्टिगेशन करके ऑडिट को नहीं करता है, वो नॉर्मली ऑडिट को करता है। तो ऐसे केस में ऐसी केसेस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। आगे क्या लिखा है? वेदर एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉन कंप्लायंस इज अल्टीमेटली अ मैटर फॉर लीगल डिटर्मिनेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। देखो, ऑडिटर कभी भी नहीं डिसाइड करता है कि नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस है। नो, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि हाँ उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि ये नॉन कंप्लायंस है। फिर एक्चुअल में डिसाइड करना कि ये नॉन कंप्लायंस है, और जो इसके पीछे लोग थे उन पे क्या पेनल्टी आनी चाहिए, वो कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करता है। यानी सिर्फ ऑडिटर तो चीजें निकाल के देता है कोर्ट को कि यार मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें गलत हो रही है, अब आप आगे देख लो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ऑडिटर के हाथ में कुछ नहीं है। तो यही अपने 3 इफ़ेक्ट दे रखे, 3 पोटेंशियल इफ़ेक्ट दे रखे। पहला तो बहुत सारे लॉज़ एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि डायरेक्टली कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करते, ना ही रिकॉग्नाइज़ थ्रू होते हैं उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। दूसरा, नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व conduct designed to conceal it, such as collusion, forgery. And third, whether an act constitute non-compliance is ultimately a matter for legal determination by a court of law. One second. हाँ जी, चलिए। अभी तक अपन ने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली। बट अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अपन डिफरेंट डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहला, अगर डायरेक्ट इफेक्ट है लॉज एंड रेगुलेशंस का, तो उस केस में अपन को जो ऑब्जेक्टिव्स है पढ़ा, हाँ जो मैंने आप लोगों को ऊपर अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे, अब मैं इसे उसे रिलेट कर रही हूँ। ये जो अपन, सॉरी, अभी मैंने जो ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे, मैं उसी से इसे रिलेट कर रही हूँ। आप देखोगे सेम पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा एडिशन ही है बट बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर उनका डायरेक्ट इफेक्ट हो तो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। और दूसरा, अगर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो तो ऐसे केस में आपको स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स कंडक्ट करने होंगे टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अभी स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है वो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं अपने पास। सबसे पहला, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई कोई अगर इंस्टेंसेस है नॉन कंप्लायंस के तो बता दो। फिर ये जो बताएंगे उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। करस्पॉन्डेंस ऑब्टेन फ्रॉम दी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, मतलब हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज से भी पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कंपनी ने कोई वो करा है क्या, नॉन कंप्लायंस किया है क्या किसी चीज का, किसी लॉ का, तो हम उनसे भी पूछेंगे। फिर इन दोनों को हम मैच करके देखेंगे कि भाई इसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट मैच हो रहा है क्या। बेसिकली हम इसके स्टेटमेंट को देखना होगा कि इसने सही बोला है, नहीं बोला है, हमसे झूठ बोला है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं।
जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछ करी। तो यही अपने प्रोसीजर में लिखा हुआ है, अपन देख लेते हैं इसे आगे। मैं ये नहीं पढ़ा रही बिकॉज़ यहाँ पे भी जो लिखा है वो सेम ही लिखा हुआ है। तो मैं यहीं से डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू कंप्लायंस with laws and regulations having direct effect on the determination of material amounts and disclosures in financial statements, वही बात लिखी हुई है, and having no direct effect on the determination of amounts and disclosures but their compliance may be fundamental to operating aspects of business। मतलब डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है बट उनके जो कंप्लायंस है वो जरूरी है ताकि कंपनी प्रॉपर्ली चलती रहे। अब आ गया यही बारे में कि अगर डायरेक्ट इफेक्ट है तो आपको ऑब्टेन करने होंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और अगर आपका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो आपको स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स कंडक्ट करने होंगे टू हेल्प आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद दोज लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है। अब आगे इसमें नीचे लिखा हुआ है बट एक ही बीच में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात लिखी हुई है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या मतलब होता है? शक्की माइंड होना। मतलब आपको हमेशा ही देखना होगा कि कंपनी ने कुछ गलत किया है नहीं किया है, मतलब हमेशा अलर्ट रहो कि यहाँ पे गलती हो सकती है, यहाँ पे गलती हो सकती है, और अगर पता चले तो फिर उसे पकड़ लो। तो मैं जनरली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को बोलती हूँ शक्की बीवी, जो बहुत ज्यादा शक करती है। हम ऑडिटर्स को भी वही होना चाहिए, शक्की बीवी। अब हर चीज में शक करेगी, कंपनी ने तो गलती किया होगा, काम कभी सही हो ही नहीं सकती है कंपनी। कहते हैं ना, द वाइफ इज ऑलवेज राइट, तो वही कहना है कि ऑडिटर इज ऑलवेज राइट एंड कंपनी की हमेशा गलती होती है। तो यहीं पे भी हमें यही कहना है कंपनी हमेशा गलत होती है। तो हाँ, मेरा तरीका यही था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म समझने का, मैं उसे हमेशा शकी बीवी कहती थी। तो आगे बढ़ते हैं। The auditor is to remain alert to the possibility that other audit procedures applied for the purpose of forming an opinion on the financial statements may bring instances of identified or suspected non-compliance to the auditor's attention। मतलब हमेशा ये पॉसिबल है, उन्हें अलर्ट रहना चाहिए कि हम जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं उससे पॉसिबल है कि हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस आए कि नॉन कंप्लायंस हुआ है या फिर ऐसा लगे कि नॉन कंप्लायंस हो सकता है। हम आगे ये कुछ अपने मतलब अपन को कंप्लायंस चेक करना है तो उसके कुछ आप प्रोसीजर्स कह सकते हो। जैसे कि सबसे पहला, ऑडिटर को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि कंपनी किस फ्रेमवर्क में काम कर रही है, किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, ताकि वो समझ सके कि क्या क्या मोटे मोटे उसमें लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड द इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। एंड उसके बाद देखना है कि अगर हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्या लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, तो फिर अपन को ये चेक करना है कि वो कंपनी उससे कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद अभी मैंने जो आपको ऊपर प्रोसीजर पढ़ाया था कि ना आपको इंक्वायरी करनी होगी फिर इंस्पेक्ट करना होगा करस्पॉन्डेंस को, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। द ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशंस दैट मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट। मटेरियल इफेक्ट मतलब कि नो डायरेक्ट इफेक्ट बट हैविंग अ मटेरियल इफेक्ट। तो वही यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मटेरियल इफेक्ट on the financial statements, inquiry of management, and where appropriate TCWG as to whether entity is in compliance with such laws and regulations, and inspecting correspondence if any with the relevant licensing or regulatory authorities। ये यहाँ पे वापस से अलर्ट वाली बात आ गई कि हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट और है कि ऑडिटर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए मैनेजमेंट से और जहाँ पे जरूरत हो टीसीडब्ल्यूजी से भी कि हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराओ। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हमें लिख के दो कि आपने हमें जितने भी इंस्टेंसेस हैं, यानी आपको पता चले कि हम कंपनी में नॉन कंप्लायंस हुआ है या आपको लगता है सस्पेक्टेड है कि ये नॉन कंप्लायंस हो सकते हैं, तो आपको एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे लिख के देना है कि जितने भी ऐसे केसेस थे वो सारे के सारे मैंने ऑडिटर को बता दिया, साइन करके देना है। तो बेसिकली उनको एक एविडेंस चाहिए कि हमने कंपनी से सारे के सारे इंस्टेंसेस जो भी सस्पेक्टेड इंस्टेंसेस थे वो सारे के सारे हमें कंपनी से मिल चुके हैं। तो इसके लिए ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को, कि मुझे ऐसा एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराइए। हाँ जी, चलो अब आगे अपने पास क्या पॉइंट आया है। हम्म अगर आपको ऐसा पता चलता है कि क्या कुछ यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है या फिर लग रहा है कि कुछ नॉन कंप्लायंसेस होंगे, यानी आपको या तो नॉन कंप्लायंस मिल गए हैं या फिर आपको सस्पेक्टेड है कि नॉन कंप्लायंस होंगे, तो ऐसे केस में आपको क्या ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करना होगा। सबसे पहला, आपको पूरे जो भी इंस्टेंसेस हैं या फिर जो भी अगर नॉन कंप्लायंस से मिल गया तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी और फिर ये देखना होगा कि किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, ऐसे क्या
हालात बन गए थे या फिर ऐसे कौन से केसेस थे जिनमें ये नॉन कंप्लायंस हुआ है। अगर इनकम टैक्स का हुआ है या फिर आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो ये डिले हुआ क्यों है? एम्प्लॉइज़ नहीं थे या फिर क्या वजह रही थी? वो आपको सर्कमस्टेंसेस देखने होंगे। फिर दूसरा है इवैल्यूएट पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अब ये जो नॉन कंप्लायंस हुआ है, इससे अगर कोई पेनल्टी आ सकती है, कोई पनिशमेंट आ सकता है या फिर और कोई कंपनी की रेगुलेशंस पे या कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई बात आ सकती है, तो वो हमें पॉसिबल इफेक्ट देखने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। दूसरा, अगर ये जो इंस्टेंस हमें मिला है नॉन कंप्लायंस का या फिर जो हमें नॉन कंप्लायंस पूरा मिल ही गया, तो उसको हमें डिस्कस करना होगा विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी बोथ। हमने इन लोगों से डिस्कस किया बट उन्होंने कोई भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की। अब ज़रूरी है क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, हमें अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बताना होगा, तो हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। तो इस केस में हम किसी से लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। अगर स्टिल हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन यानी लैक ऑफ एविडेंस। तो ऐसे केस में अपन दो बात करते हैं कि हमें प्रॉपर एविडेंस मिलने चाहिए। तो हमें नहीं मिले तो हमें अकॉर्डिंगली फिर अपनी ऑडिट ओपिनियन इशू करनी होगी। फॉर सपोज अगर अपन को एविडेंस नहीं मिलता है, तो अपन बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन एज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परवेसिवनेस। तो अपन को यही यहाँ पे देखना होगा कि हमें ऑडिट ओपिनियन कैसी देनी है, बिकॉज हमारे पास लैक ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है। तो हमें क्वालिफाइड देनी है कि डिस्क्लेमर देनी है, वो अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना होगा। तो अब इनको बुक से देख लेते हैं। सबसे पहले तो an understanding of the nature of the act and circumstances in which it has occurred, further information to evaluate the possible effect on the financial statements. If the auditor suspects that there may be non-compliance, auditor shall discuss the matter with management and where appropriate TCWG. If management or as appropriate TCWG do not provide sufficient information that supports the entity is in compliance with laws and regulations, and in the auditor judgment the effect of suspected non-compliance may be material। मतलब एक तो sufficient information उन्होंने provide नहीं करी, ऊपर से auditor को लग रहा है कि यार ये जो non compliance हुआ है ये material है financial statements के लिए, तो उस केस में हमें obtain करनी होगी legal advice। फिर भी अगर sufficient information नहीं मिली है about the suspected non compliance, उस केस में हमें evaluate करने होंगे effect of lack of sufficient and appropriate audit evidence on the audit opinion, यानी disclaimer of opinion और qualified opinion। तो बहुत ही सिंपल सा अपना ये ऑडिट प्रोसीजर था। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी एंड देन सर्कमस्टेंसेस देखना जिसमें ये एक्ट हुआ है। उसके बाद अपन को देखना है इवैल्यूएट पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या इफेक्ट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फिर हमें डिस्कस करना है विद मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी। अगर उन्होंने कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कराई और अगर केस मटीरियल है, तो उस केस में हमें लीगल एडवाइस लेनी होगी। फिर भी हमारे पास अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें इवैल्यूएट करना होगा कि ये जो लैक ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, इसका इम्पैक्ट हमारी ऑडिट ओपिनियन पे क्या आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्रोनोलॉजी में चलोगे, इतने कीवर्ड्स याद रखोगे, आपके मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होंगे। हाँ जी, चलो। अब अपन बिल्कुल अपने लास्ट उस पे आ चुके हैं पॉइंट पे, रिपोर्टिंग कि हमें अगर नॉन कंप्लायंसेस होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस होता है, तो उस केस में हमें क्या रिपोर्टिंग करनी होगी। अब रिपोर्टिंग भी अपन को 3 लोगों को करनी है। वो 3 लोग कौन-कौन से हैं? सबसे पहला तो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। तो हमें अगर कोई भी इंस्टेंस हमें नॉन कंप्लायंस का मिलता है या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का मिलता है, तो वो हमें कम्युनिकेट करना होगा विद टीसीडब्ल्यूजी। बट हमें ये जो लगता है कि नॉन कंप्लायंस जो है ना, ये इंटेंशनल है, यानी फ्रॉडुलेंट इंटेंट्स के साथ किया गया है। क्योंकि इंटेंशनल जब भी होता है जब आपने फ्रॉड करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो वो हमें कम्युनिकेट करना होगा एसएप यानी एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद क्या बोला है कि अगर ऑडिटर को लगता है कि ये जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी यही इन्वॉल्व है इस नॉन कंप्लायंस में, तो हमें किसी हायर अथॉरिटी को जाके ये बात बतानी होगी। हायर अथॉरिटी कौन हो सकती है? ऑडिट कमेटी। जैसे कुछ कंपनीज पे अपनी ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल होती है, तो हमें उन्हें जाके बताना होगा। लेकिन अगर हायर अथॉरिटी नहीं है यानी कोई ऑडिट कमेटी नहीं है, तो उस केस में हमें लीगल एडवाइस लेनी होगी। मतलब किसी लॉयर से जाके पूछना होगा कि इस केस में हम क्या करें, कैसे अपने नॉन कंप्लायंस को ठीक कराएं या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी को बताएं। ठीक है। उसके बाद आता है कि हमें ऑडिट रिपोर्ट में क्या ओपिनियन देनी होगी, क्या रिपोर्टिंग करनी होगी उसमें। तो अगर कोई इस तरह का नॉन कंप्लायंस है, तो उसमें हमें रिपोर्टिंग करनी होगी एज पर एस 705, या तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन बेस्ड ऑन कि भाई नॉन कंप्लायंस ये जो हुआ है वो कितना बड़ा है, परवेजिव है नहीं है। तो उस बेसिस पे हमें ये दोनों ओपिनियन में से कोई एक ओपिनियन देनी होगी। उसके बाद अगर ऑडिटर पे लिमिटेशन लगाई गई, मतलब उसे प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने दिया जा रहा है
अब वो लिमिटेशन किसने लगाई? अगर मैनेजमेंट ने लगाई है, यानी वो मैनेजमेंट की वजह से प्रॉपर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाएगा, तो इस केस में वो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन देगा। अपन यही कहते हैं कि अगर अपन के पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं है, तो उस केस में हमें परवेसिवनेस के बेसिस पे ये चेक करना होगा कि अगर वो परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन हमें देनी होगी। आगे बात आती है कि ये जो लिमिटेशन लगी है वो वर्क पे, वो मैनेजमेंट नहीं लगाई है, बट कोई और रीजन है, तो उस केस में हमें ये देखना होगा कि हमें अपने ऑडिट ओपिनियन में कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है। तो ये इवेल्युएट इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद SA 705। उसके बाद आ गया कि हमें रिपोर्टिंग करनी होगी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, तो उसमें हमें देखना होगा कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये जो इंस्टेंसेस हमें मिले, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मिला है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बताना है नहीं बताना है, या थर्ड पार्टीज़ को बताना है नहीं बताना है, इसमें हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार डिटरमाइन करनी होगी। तो ये तीनों के अपने क्रक्स हो गया, पूरी समरी है ये अपनी, और इसमें सारे मेन कीवर्ड्स हैं, तो आपके आराम से हो जाएंगे। अब अपन एक बार मेन कंटेंट भी देख लेते हैं। अनलेस ऑल ऑफ TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, मतलब कम्युनिकेट में TCWG में यही बोला गया है कि अगर मैनेजमेंट और TCWG एक ही होता, आप एक बार ही रिपोर्टिंग कर दो, आपको बार बार सेम लोगों को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस है। The auditor shall communicate with TCWG matters involving non-compliance with laws and regulations that came to the auditor's attention during the course of the audit. One second, guys. हाँ जी, कंटिन्यू करें। तो मैं क्या बोल रही थी? द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG मैटर्स इन्वॉल्विंग नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन दैट केम टू द ऑडिटर्स अटेंशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. If in the auditor judgment non-compliance referred to above is believed to be intentional and material, the auditor shall communicate the matter to TCWG as soon as possible. If auditor suspects that management or TCWG are involved in non-compliance, then auditor shall communicate the matter to next higher level of authority at the entity, such as audit committee or supervisory board. Where no higher authority exists, or if the auditor believes that the communication may not be acted upon, मतलब या तो higher authority नहीं है या फिर वो काम करेगी नहीं मेरे बताए हुए non compliances पे, or is unsure as to the person to whom to report, the auditor shall consider the need to obtain legal advice. अब आ गया अपना ऑडिटर्स रिपोर्ट का। अब क्या बोला है यहाँ पे? इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द नॉन कंप्लायंस हैज अ मटेरियल इफेक्ट। अब ये मटेरियल इफेक्ट क्या है? यानी नो डायरेक्ट इफेक्ट, या फिर आप इसे दोनों के लिए, हाँ ये दोनों के लिए कॉमन ही है, ठीक है इसे आप रहने दीजिए। अगर किसी भी नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एंड हैज नॉट बीन एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब मटेरियल इफेक्ट तो है बट आपने उसे प्रॉपर्ली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाया है, बिकॉज नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो आप ऐसे तो है नहीं कि आप उसे सही कर दो और उसे बताओ नहीं अपनी जनरल पब्लिक को या फिर जो भी आपके मेंबर्स है, बताना तो हो गई, और उसका मटेरियल इफेक्ट तो प्रॉपर्ली आपको डिस्क्लोजर्स देने ही होंगे, और अगर आपने वो चीज़ नहीं बताई है तो द ऑडिटर शैल इन अकॉर्डेंस विद SA 705 एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें, if auditor is precluded by management or TCWG from obtaining sufficient appropriate audit evidence to evaluate whether non-compliance that may be material to the financial statements or is likely to have occurred, the auditor shall express a qualified opinion or disclaimer of opinion on the financial statements on the basis of limitation of the scope in accordance with SA 705. मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पे लिमिटेशन लगाई है, वो किस मैनेजमेंट या TCWG ने लगाई है, तो उस केस में आपको क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। आगे है, if auditor is if auditor is unable to determine whether non-compliance has occurred because of limitation imposed by circumstances rather than by management or TCWG, the auditor shall evaluate the effect on the auditor's opinion in accordance with SA 705. उसके बाद आ गया अपना रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। इफ ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्ट्स नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द ऑडिटर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस टू पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी, वेदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाहर के लोगों को बताने की या नहीं, वो इसको एक बार देखना होगा। उसके बाद तो बस अपना डॉक्यूमेंटेशन वाली बात आ गई, सिंपल सा पॉइंट है कि अपन को ऑडिटर को वो सारे नॉन कंप्लायंसेस रिपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट करने होंगे जो कि हमें मिले हैं या हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये भी नॉन कंप्लायंस है, एंड जो भी हमारे डिस्कशन हुए मैनेजमेंट के साथ TCWG के साथ कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, उसके जो भी डिस्कशन है बेसिकली जो अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनते हैं वो भी हमें इसमें अटैच करने होंगे।
तो यहाँ पे आकर अपना पूरा का पूरा ऐसे 250 इन डिटेल रिवाइज़ हो चुका है। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड प्लीज़ आप जब भी रिवाइज़ करो तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर भी समझ में आ जाएगा, रिवाइज़ भी हो जाएगा। मैंने बेसिकली पूरे पॉइंट्स को क्रोनोलॉजी में जमा के भी आपको इसमें दे रखा है, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा-सा वीडियो अपना 36 मिनट्स का बन गया है बट हाँ, इस 36 मिनट्स इज़ वर्थ फॉर यू बिकॉज़ आपको अच्छे से अगर रिवाइज़ करना है तो आपके अच्छे से काम करेगा। देखो, अब हो सकता है कि आपको एक बार आप वीडियो देखो उसके बाद आप खुद से सेल्फ रिवाइज़ करो या आप बार-बार वीडियो देख के रिवाइज़ करो, जैसा आपको ठीक लगे आप अपनी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। हर बच्चा अलग होता है, उसे वीडियो हमेशा चाहिए या फिर उसे वीडियो एक बार देख के फिर सेल्फ रिवाइज़ करना है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसे वीडियो को यूज़ करना है। बट हाँ, एक बार ज़रूर देखना, आपको पूरा का पूरा ऐसे 250 क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा, लर्न हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड सारे कीवर्ड्स भी पता चल जाएँगे। ये जो मैंने पूरे मार्क करी हैं मार्किंग्स, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रही हूँ। एंड अभी तक भी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो या ये तो गलत बात है ना, यहाँ तक अगर वीडियो को लाइक ना करो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि यार कुछ तो अच्छा कंटेंट था, अच्छा समझ में आया है, तो एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना बिकॉज़ आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कि मैं और आपके लिए वीडियोज़ लाती रहूँ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ।